नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र ने नेफेड और एनसीसीएफ को लाल प्याज की खरीद के लिए कदम उठाने के लिए दिए निर्देश। कीमतों में गिरावट की खबरों के बीच प्याज को पूरे देश में खपत केंद्रों तक भेजने के लिए केंद्र का कदम। 24 फरवरी के बाद से 900 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की दर पर किसानों ने 4000 मीट्रिक टन की हुई है खरीद। थोक बाजारों में प्याज कीमतों में गिरावट आने के बाद नेफेड ने शुरू की गुजरात में 3 मंडियों के जरिए खरीफ प्याज की खरीद। आलू और प्याज के परिवहन और भंडारण के लिए 330 करोड़ रुपए के पैकेज की गुजरात सरकार की घोषणा। वैकल्पिक सामग्री के रूप में बांस को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का दिल्ली में आयोजन। आर्थिक विकास की खातिर सुधार के क्षेत्रों की पहचान और विशेषज्ञ सुझावों का पता लगाना है कार्यशाला का उद्देश्य। और बेंगलुरु में समग्र गंगा कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को कृषि भूमि की सिंचाई के लिए सामग्रियां वितरित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसानों को प्रदान की सामग्रियां। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने नेफेड और एनसीसीएफ को लाल प्याज की खरीद के लिए तुरंत बाजार में कदम उठाने का निर्देश दिया है, ताकि कीमतों में गिरावट की खबरों के बीच प्याज को पूरे देश में खपत केंद्रों तक भेजा जा सके और उसी समय बिक्री की जा सके। नेफेड ने जानकारी दी है कि 24 फरवरी के बाद से बीते 10 दिन के दौरान 900 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की दर पर सीधे किसानों से लगभग 4000 मीट्रिक टन की खरीद की गई है। केंद्र ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड एनसीसीएफ को निर्देश दिया है कि कीमतों में गिरावट की खबरों को देखते हुए वो लाल प्याज की खरीद को बढ़ाने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करें और साथ ही देश भर में फैले खपत केंद्रों तक उन्हें उसी समय भेजने और बिक्री का काम करें। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नेफेड ने तुरंत कार्रवाई की है और 24 फरवरी 2023 को खरीद शुरू कर दी है और जानकारी दी गई है कि पिछले 10 दिनों में 900 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की दर पर सीधे किसानों से लगभग 4000 मीट्रिक टन की खरीद की गई है। नेफेड ने 40 खरीद केंद्र खोले हैं जहां किसान अपना स्टॉक बेच सकते हैं और अपना भुगतान ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। नेफेड ने स्टॉक को खरीद केंद्रों से दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोची ले जाने की व्यवस्था की है। 2022-23 के दौरान प्याज का लगभग 318 एलएमटी उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 316.98 एलएमटी के उत्पादन से अधिक है। निर्यात के साथ साथ मांग और आपूर्ति में निरंतरता के कारण कीमतें स्थिर रहीं। हालांकि फरवरी के महीने में लाल प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, विशेष रूप में महाराष्ट्र राज्य में, जहां औसत दर घटकर 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई। विशेषज्ञ कीमतों में इस गिरावट की मुख्य वजह अन्य राज्यों में उत्पादन में बढ़त को बता रहे हैं, जिससे देश के प्रमुख उत्पादक जिले जैसे नासिक से आपूर्ति पर निर्भरता कम हुई है। रबी की फसल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 72 से 75% योगदान होता है और मार्च से मई महीने के दौरान उपज प्राप्त की जाती है। देश भर से अलग अलग समय में प्याज की फसल प्राप्त होने से पूरे वर्ष ताज़ा या गोदाम में रखे प्याज की नियमित आपूर्ति मिलती है, लेकिन कभी कभी मौसम की मार के कारण या तो गोदाम में रखा प्याज खराब हो जाता है या खेतों में फसल नष्ट हो जाती है, जिससे आपूर्ति बाधित होती है और घरेलू कीमतों में वृद्धि होती है। ऐसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने प्याज की खरीद और बफर के रूप में भंडारण के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है, ताकि कम उत्पादन के समय के दौरान आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखा जा सके। कृषि और किसान कल्याण विभाग राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है और बाजार पर कड़ी नजर रख रहा है, ताकि किसानों के लाभ के लिए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कदम उठाए जा सकें। थोक बाजारों में प्याज कीमतों में गिरावट आने के बाद नेफेड ने गुजरात में आज से 3 मंडियों के जरिए खरीफ प्याज की खरीद शुरू कर दी है।
केंद्र सरकार ने राज्य में प्याज की गिरती कीमतों से किसानों को तत्काल राहत देने के लिए बाजार हस्तक्षेप की ये योजना बनाई है। भावनगर, गोंडल और पोरबंदर मंडियों से प्याज की खरीद शुरू हुई है। प्याज के लिए किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही किसानों ने इन केंद्रों पर बेहतर दर का लाभ उठाने के लिए खरीद केंद्रों पर अपनी अच्छी गुणवत्ता और सूखे स्टॉक लाने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने कहा है कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर और भी केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा गुजरात सरकार ने कीमतों में गिरावट के बीच प्याज और आलू की खेती करने वालों के लिए परिवहन और भंडारण के लिए 330 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। राज्य के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने विधानसभा को बताया कि गुजरात में 2023 में 7 लाख टन लाल प्याज का उत्पादन होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र क्षेत्र में विपणन यार्डों को बिक्री के लिए 3.5 लाख टन उपज प्राप्त होने की संभावना है, जिसके लिए सरकार कृषि उपज बाजार समितियों APMC के माध्यम से बिक्री के लिए अतिरिक्त 2 रुपए प्रति किलोग्राम प्रदान करने 70 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी। किसानों को अन्य राज्यों और विदेशों में परिवहन के लिए 20 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। बांस आधारित उद्योग के विकास पर 2 दिवसीय कार्यशाला राजधानी दिल्ली में आज शुरू हुई। कार्यशाला में बांस की विभिन्न नवीन, आधुनिक और पारंपरिक उपयोगिताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य सतत विकास और आर्थिक विकास के लिए उद्योग को बदलने के लिए सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और विशेषज्ञ सुझावों का पता लगाना है। 2 दिवसीय प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों और विभिन्न उद्योगों के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें जीवन शैली के उत्पाद, निर्माण सामग्री, फर्नीचर, औद्योगिक उत्पाद और अगरबत्तियां और दूसरे उत्पाद शामिल हैं। प्रदर्शनी उन लोगों के लिए बांस के उत्पादों को देखने का अवसर होगा जो निर्माण और जीवन शैली के उत्पादों के लिए वैकल्पिक सामग्री की तलाश कर रहे हैं। मंत्रालय का यह प्रयास 2017 के दौरान भारतीय वन अधिनियम के संशोधन की निरंतरता में है। भारतीय वन अधिनियम के पिछले संस्करण के तहत बांस को एक पेड़ माना जाता था और इसकी खेती और कटाई सख्त नियमों के अधीन थी। 2017 के संशोधन ने बांस को एक गैर लकड़ी वन उत्पाद के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये अब अन्य लकड़ी उत्पादों के समान प्रतिबंधों की अधीन नहीं है। इसने किसानों, उद्यमियों और स्थानीय समुदायों को बांस उगाने और निर्माण, हस्तशिल्प और बांस आधारित उद्योगों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके बांस की खेती और व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में समग्र गंगा कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को दी जाने वाली सामग्रियों को वितरित किया। इस योजना के तहत किसानों को कृषि भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें राज्य सरकार बोरवेल को खोदकर किसानों की जमीन में पंप सेट उपलब्ध करवाती है। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। देश में हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विरासत नाम से माई हैंडलूम माई प्राइड नामक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में देश भर से आए हैंडलूम कारीगरों द्वारा तैयार वस्त्रों के स्टॉल लगाए गए। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। राजधानी नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माई हैंडलूम माई प्राइड नाम से प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में देश भर से आए हैंडलूम से जुड़े आर्टिजन्स ने अपने स्टॉल लगाए। प्रदर्शनी में तमिलनाडु के कांचीपुरम की साड़ियों के परंपरागत तरीके से निर्माण का सजीव प्रदर्शन दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहा। Government of India is doing a great job in introducing Kanchipuram weavers in New Delhi to give a live demonstration of Kanchipuram sari, traditional Kanchipuram sari. This sari uses traditional techniques like korvai, petni and radai. And these techniques are being used years in Kanchipuram, and we from Kanchipuram will be really benefiting because the customers are seeing this and they know how much effort is going into this. प्रदर्शनी में देश भर से भाग लेने आए कारीगरों ने भी माई हैंडलूम माई प्राइड की थीम पर लगी प्रदर्शनी को प्रमोशन व ब्रांडिंग के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बताया। यहाँ से हमें नए नए ग्राहक मिलते हैं और बहुत से बायर मिलते हैं, जिससे हमारा घर बैठे बैठे सेल परचेज बढ़ता है। हम लोग बहुत खुशी है, इधर ऐसे अपॉर्चुनिटी चांस मिला ना, तो बहुत खुशी है। हम लोग
आइटम्स यहाँ डिस्प्ले करने के मौका मिला। गवर्नमेंट से अच्छे लोग आते हैं, कस्टमर अच्छे आते हैं, समझने वाले आते हैं, चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं कि हैंडलूम की चीज़ मिलेगी, प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, और जो भी लेके जाते हैं बहुत हैप्पी रहते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह की प्रदर्शनी से देश भर से आए हैंडलूम कारीगरों की कलाकारी से देश को रूबरू होने का अवसर मिलता है। वहीं वस्त्र परिधान और व्यापारिक उद्योग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण काम भी होता है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजधानी नई दिल्ली में विरासत नाम से साड़ियों की एग्जीबिशन लगाई गई है। माई हैंडलूम माई प्राइड की थीम पर आधारित इस एग्जीबिशन में देश भर से आए आर्टिजन्स ने अपनी स्टॉल लगाई है, जहां विभिन्न तरह की साड़ी और अन्य तरह वस्त्र का प्रदर्शन किया गया है। निश्चित तौर पर इस तरह के प्लेटफॉर्म से एक और जहां ग्रामीण भारत की कलात्मकता का प्रदर्शन देश भर को देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर इन वीवर्स को रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलता है। मेरे से की कैमरामैन राहुल चोपड़ा और विक्की राजपूत के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एक स्टॉल पर एरी कीड़े द्वारा कोकून बनाने की प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिला। कोकून से किस तरह बनता है रेशम और रेशम से शानदार कपड़ा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारी अजय कुमार से। राजधानी नई दिल्ली में विरासत नाम से वस्त्र मंत्रालय की एग्जीबिशन लगी हुई है और इस एग्जीबिशन में किस तरह जो कीड़े, रेशम के कीड़े होते हैं, वो धागा बनाते हैं, उस कोकून के जरिए एक वस्त्र का निर्माण होता है, इसकी प्रोसेस का एक जीवंत उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। अभी हम एक स्टॉल पे मौजूद है जहां पर केंद्रीय रेशम बोर्ड से अजय कुमार अधिकारी हैं मौजूद है, जो जीवंत प्रदर्शन हमें दिखाएंगे कि किस तरह रेशम का जो इर्री कीड़ा है वो कोकून तैयार करता है और इसी कोकून से बाद में धागा बनता है और इसी धागे से शानदार साड़ियाँ बनती है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाती है। अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये क्या है? ये इरी सिल्कवॉर्म है जी, जो कि अभी 5th स्टेज में है और अपना ये कोकून बना रहा है। अब कोकून बनाने के बाद ये 3-4 दिन तक कोकून में रहेगा, उसके बाद एक बटरफ्लाई के रूप में बाहर आएगा और बटरफ्लाई करीबन 300 से 500 के बीच में अंडे देगी। वो फिर से 1st स्टेज लार्वी बन जाएगी। वो 5 स्टेज होती है लार्वी की। 5th स्टेज में आके जाके ये पत्ते खाना बंद करता है और कोकून बना देता है सर। इस लाइफ साइकिल में कितना टाइम लगता है और एक जो इरी है उससे कितना ग्राम के लगभग कोकून तैयार हो जाता है? ये सर इसमें करीबन 40 एक दिन लगते हैं टोटल लाइफ साइकिल में, 30 to 40 डेज, ठीक है। और इसमें करीबन जो थ्रेड अगर आप लेंथ देखें तो 1000 मीटर के आसपास का धागा एक कोकून से निकल आता है। पर इरी में जो है थोड़ा ब्रोकन थ्रेड्स निकलता है, इसलिए इसको अहिंसा सिल्क भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कीड़ा बाहर निकलता है, वो मरता नहीं है। बाकी वैराइटीज़ में जो है वो कीड़ा अंदर ही रह जाता है, उसको बॉईल करके, और लंबा थ्रेड, सिंगल थ्रेड 1000-1500 मीटर तक का थ्रेड निकलता है सर। ये जो अभी हम जीवन प्रदर्शन देख रहे हैं, ये किसके पत्ते हैं जिनको ये खा के अपना जीवन यापन करते हैं और ये हमारे लिए शानदार कोकून बनाकर रेशम के रूप में इसको परिवर्तन किया जाता है? जो इरी वाला कीड़ा है ये अरंडी का पत्ता खाता है। हर कीड़ा, चारों वैराइटीज के अलग अलग कीड़े जो है वो अलग अलग पत्ते खाते हैं। एक मलबरी का खाता है, आसन का खाता है, टसर वाला, ये अरंडी का खाता है। और जो अपना लास्ट है जिसको गोल्डन सिल्क कहते हैं, मूगा सिल्क, वो सोम का पत्ता खाता है। हमारे पीछे जो कपड़े लगे हुए हैं इन्हीं के जरिए तैयार किया हुआ एक आरंभिक काल है, तो ये इसमें कितना टाइम लगता है और ये बाद में इसमें परिवर्तन होते हुए क्या क्या प्रोसेस होती है जो एक कपड़ा बन जाता है? सर देखिए, पहले रेशम कीड़ा तो आपका कोकून बनाता है, कोकून से धागा निकलता है, धागे से कपड़ा बनता है, ठीक है सर। अब कपड़ा बनने के डिपेंड करता है। अगर पावर लूम है तो एक दिन में आपकी 10-20 साड़ी भी एक मशीन से बनती है, लेकिन यहाँ पे हैंडलूम के ही मैक्सिमम आपको मिलेंगे कपड़े। और हैंडलूम की साड़ी अगर नॉर्मल साड़ी भी हो तो भी वो हफ्ता 10 दिन तो लग जाते हैं। ये जो कीड़े हैं, इरी कीड़े, इनके जरिए एक रेशम और वस्त्र मिलता है। हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि आए दिन वृक्ष काटे जा रहे हैं और प्रकृति को हम लोग जितना सहेजना चाहिए उतना प्राकृतिक रूप से हम कर नहीं पा रहे, तो कितना महत्वपूर्ण है प्राकृतिक सहेजना? सर मैं तो यही कहूँगा कि इरी का कीड़ा, मतलब कोई भी रेशम का कीड़ा है, ये तो एक कीड़ा है और अपने थूक से ये 100 साल तक रहने वाले रेशम को जन्म देता है। हम तो इंसान हैं, हमें तो कम से कम प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। निश्चित तौर पर आपने देखा किस तरह एक जीवंत प्रदर्शन हमने एक सामान्य जो कीड़ा है उसकी कारीगरी समझ सकते हैं, या उसकी जो प्राकृतिक जो लार्वा निकलता है उसके जरिए भविष्य में कोकून और कोकून से वस्त्र बन के एक शानदार साड़ी का निर्माण होता है। तो निश्चित तौर पर प्रकृति ने हमें बहुत सारे ऐसे उपहार दिए हैं जो इंसान के लिए न केवल लाभकारी है बल्कि एक बेहतरीन
प्राकृतिक और खूबसूरत नमूना भी है। मेरे साथ कैमरामैन राहुल चोपड़ा और विक्की राजपूत के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजस्थान में कल मौसम ने करवट ली। जयपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में कल फिर बारिश के साथ ओले गिरे। कई जगहों पर बादल छाए रहे। माउंट आबू में दोपहर बाद बारिश हुई और ओले गिरे। इस दौरान हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखी। 20 मिनट की तेज बारिश से सड़कों पर पानी बहने लगा। और नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो को निसार सैटेलाइट सौंप दिया है। इस सैटेलाइट में अब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। ये सैटेलाइट कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे अमेरिका भारत संबंधों में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इसे नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मिलकर तैयार किया है। चेन्नई स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट किया और कहा कि इसरो ने कैलिफोर्निया में नासा से पृथ्वी का अवलोकन करने वाला सैटेलाइट निसार प्राप्त किया है, जिसे अमेरिकी वायु सेना के C-17 विमान से लाया गया। ये दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग का एक सच्चा प्रतीक है। निसार एक ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से एनालाइज करके डेटा तैयार करेगा। इसका उपयोग एग्रीकल्चर मैपिंग और भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इस सैटेलाइट को 2024 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट कम से कम 3 साल तक काम करेगा। निसार 12 दिन में पूरी दुनिया का नक्शा तैयार कर लेगा। निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो व्यवस्थित रूप से पृथ्वी का मैप तैयार करेगा। निसार पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, प्राकृतिक खतरों और इकोसिस्टम में होने वाली गड़बड़ी के बारे में डेटा और जानकारी प्रदान करेगा। ये सैटेलाइट तेजी से भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। भारत में घरेलू स्तर पर इस साल खाद्यान्न की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खाद्यान्न की रिकॉर्ड उपज 3235.54 लाख टन अनुमानित है, जो साल 2021-22 की तुलना में 79.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल खाद्यान्न की पैदावार 3156.16 लाख टन रही थी। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1121.82 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44.40 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1077.42 टन रही थी। गेहूं के अलावा मक्का और जौ की भी इस साल रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है। वही बात जौ की करें तो इस साल जौ की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जौ की रिकॉर्ड उपज 22.04 लाख टन होने की उम्मीद है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। इस साल गैर बासमती और बासमती चावल के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान करीब 1,63,69,966 टन कुल चावल का निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले अधिक है।
बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 31,97,354 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 27,41,283 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2022-23 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,31,72,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,25,97,290 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,308,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,72,000 टन रही थी। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। कर्नाटक में उड़द की बुआई करें, किसान अरहर की कटाई कर लें। यही मूंग की बुआई करने का समय सही है। साथ ही काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। कर्नाटक में कुसुम की तोड़ाई करते रहें। वहीं किसान गन्ने की कटाई कर लें। इस समय बैंगन में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। यहाँ टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। कर्नाटक में मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है। किसान गेहूं की कटाई कर लें। केरल में धान की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां तिल की खेती के लिए खेत तैयार करें। किसान लोबिया की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इस समय नारियल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। केरल में केले के खेत में सिंचाई करते रहें। केले की रोपाई करने का समय उपयुक्त है। अभी काली मिर्च में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर लें। केरल में अदरक की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान हल्दी की बुआई करते रहें। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है।
1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेली की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेली की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में कश्मीर के छात्रों को पाकिस्तान के MBBS कॉलेज में सीट आवंटन रैकेट मामले में प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि घाटी में कुछ लोग पाकिस्तान की MBBS और अन्य पाठ्यक्रमों की सीटें बेच रहे हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी के थॉमस ए संगमा निर्विरोध रूप से मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर बयान देते हुए कहा कि इसे लेकर कुछ लोगों ने नकली वीडियो बनाए और झूठी खबरें फैलाई। MK स्टालिन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इंडिया गेट से CRPF महिला डेयरडेविल्स दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 84वें स्थापना दिवस पर परेड छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित होगी। नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतने वाली जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से सलाह किए बिना रियो सरकार को समर्थन पत्र सौंपने पर प्रदेश इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में 7 उम्मीदवारों को उतारा था, जिसमें जोएंगा सेब ने जीत हासिल की है। केरल में सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की परीक्षा शुरू हो गई है। वहीं हायर सेकेंडरी और वोकेशनल हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू होंगी। MSLC परीक्षाएं 29 मार्च को समाप्त होंगी। मूल्यांकन 3 से 26 अप्रैल तक होगा। परिणाम मई के दूसरे सप्ताह तक घोषित किए जाएंगे। ओडिशा के पुरी में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। आग ने धीरे धीरे 40 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग में 100 से अधिक लोगों को बचाया गया है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता अब 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी। दरअसल कविता ने ईडी से पेश होने के लिए कुछ और वक्त मांगा था, जिस पर उन्हें ये वक्त दिया गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।